तो नमस्कार दोस्तों, बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ जीता है। काफी ज्यादा जो सीटें हैं वो आई हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ईवीएम को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। एसआईआर को लेकर के भी मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजशेखर राव चिंता जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा है। ईवीएम को लेकर उन्होंने बात की है। क्या कुछ हो रहा है उसको जानेंगे, समझेंगे। बहुत स्वागत है राजशेखर राव जी आपका। आपने जो लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, क्या लगता है उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? चुनाव आयोग पर आपने जो सवाल उठाए हैं, क्या उसके जवाब मिलेंगे? जी, नमस्कार आपके और आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। मैं थोड़ा समय चाहता हूँ और दर्शकों से विनती करता हूँ कि पूरा विस्तार से और ध्यान से इसे सुनें। जी। ईवीएम से अगर कोई धांधली होती है, तो उसके सबूत कहाँ मिलते हैं हमें? हुँ, ईवीएम में ही मौजूद होते हैं। चुनाव होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग क्या करता है, ईवीएम को अपने कब्जे में ले लेता है और अपने कस्टडी में रखता है। हुँ, तो सबूत भी ईवीएम के साथ जुड़े हैं। ईवीएम में 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। इन तीनों में माइक्रो कंट्रोलर में कैसा-कैसा आदेश दिया गया, अगर इसकी पड़ताल हो जाए, तो ईवीएम में धांधली हुई या नहीं, हमें पता चल जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग बार-बार सवाल करता है कि अगर ईवीएम में कोई खोट है, तो आगे हमें साबित करें। उस हुँ, समय चुनाव आयोग जो ईवीएम पेश करता है, उसमें ऐसा हुँ, कोई आदेश नहीं दिया होता है कि आप इसमें धांधली करना है। तो जैसा-जैसा ईमानदारी से ईवीएम काम करेगा। लेकिन हुँ, चुनाव में उपयोग किए ईवीएम में अगर कोई छेड़छाड़ की गई, उसकी हुँ, जाँच तो तभी होगी जब आप चुनाव में उपयोग किए ईवीएम की जाँच करते हैं, वो भी फोरेंसिक जाँच। अभी इसके लिए मैंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा है कि आप इस सॉरी चुनाव नहीं सुप्रीम कोर्ट को, जी, माननीय जी, सुप्रीम कोर्ट को मैंने चिट्ठी लिखा है कि चुनाव आयोग का रवैया जो है ईवीएम के प्रति किस तरह बेईमानीपूर्ण रहा और किस तरह सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलता आ रहा है। मैंने सिलसिलेवार तरीके से उनको बताया, उस लेख में बताया और मैं आपको दर्शकों को दोबारा बता देता हूँ। हुँ, जब एडीआर की नामक एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि आप ये चुनाव के परिणाम जो है हुँ, वीवीपैट गिनकर, मतलब 100% वीवीपैट गिनकर आपको परिणाम घोषित करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में ये कहा कि वीवीपैट गिनकर चुनाव परिणाम घोषित करने में 5 दिन लग जाते हैं। आप ही हुँ, जैसा एक एंकर मेरे सामने बैठे थे, मैंने उन्हें कहा कि आपके पास 100 का करेंसी नोट का बंडल है, तो एक बार गिन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है। मैं आपसे भी विनती कर लेता हूँ, अगर आप हो सके तो भले आपके पास करेंसी नोट नहीं है, तो एक बार 100 गिन ले आप। ऐसे गिन ले, दर्शकों को हम ठीक से समझा सके। आप ऐसा मान लीजिए कि आपके हाथ में करेंसी का बंडल है और 100 का गिन लीजिए एक बार। आपसे विनती है। हुँ। सर, तो इसमें बहुत कम समय लगेगा? जल्दी-जल्दी हाँ, गिन 1 सकते मिनट 53 सेकंड हैं? लगे थे उनको, उस एंकर को। हम मान जी, लेते हैं 1 मिनट लग जाएगा। हम दुगना भी समय दे दें। हुँ, मैं दर्शकों से कहता हूं कि आप एक करेंसी नोट 100 बंडल वाला गिनती कर ले, देख लें आप। हुँ, 1 मिनट में हो जाएगा। अगर उससे दुगना भी समय दे दे तो 2 मिनट हो जाएगा। एक जी, आदमी 2 मिनट में 100 वीवीपैट गिन सकता है, तो 1 घंटे में 3000 गिन ले सकता है। हुँ, एक काउंटिंग टेबल पर अगर 20 कर्मचारी बैठे हैं काउंट करने के लिए, जी, तो 1 घंटे में 60,000 हो जाएंगे। जी, 4 घंटे में 2.5 लाख हो जाएंगे। हुँ, 2.5 लाख की गिनती 4 घंटे में संपन्न हो जाएगी। आपको डिब्बे खोलने में और वीवीपैट को पार्टी के अनुसार छांटने में 2 घंटे और लगा लीजिए, 6 घंटे लग जाएंगे। हुँ, आपको ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में ये कह रहे हैं कि वीवीपैट गिनकर परिणाम घोषित करने में 5 दिन लग जाएंगे। आपको क्या दिक्कत है भाई? सुप्रीम कोर्ट में आपने तो झूठ बोला, देश को गुमराह किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट को आपने गुमराह किया। और कोई कुछ लोग बोल सकते हैं आप तो बोल रहे हैं 2.5 लाख वोट, 2.5 लाख वोट तो विधानसभा में होते हैं, लोकसभा के लिए तो 10 लाख 15 लाख के पास होते हैं। अरे भाई, जी, लोकसभा चुनाव के लिए हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक काउंटिंग सेंटर अलग से होता है, इकट्ठे हुँ, नहीं गिने जाते। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, मतलब उस लोकसभा क्षेत्र में जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, उनकी काउंटिंग अलग अलग साइमल्टेनियसली होती है। एक ही बार पूरे होती है, तो उतना ही समय लगेगा। लोकसभा को भी उतना समय का 1 आध घंटा और सभी को जोड़ने में, कैलकुलेट करके जोड़ने में शायद एक आध घंटा और लग जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने ये बड़ा बड़ा झूठ बोला। मतलब कुछ ना कुछ है, वो वीवीपैट गिनने में ये चुनाव आयोग को कोई ना कोई आपत्ति है। ये पहला हो गया।
तो जब जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने ये मामला आया तो उन्होंने आदेश दिया, ठीक है भाई, वीवीपैट तो गिन नहीं सकते, अगर उम्मीदवार को कोई शक है, मतलब दूसरे और तीसरे स्थान पर जो उम्मीदवार है उनको अगर ईवीएम पे कोई शक है तो ईवीएम की जांच के लिए वो दरख्वास्त कर सकते हैं 1 हफ्ते के 7 दिन के भीतर, ये उनके आदेश हैं। और अगर ऐसा कोई दरख्वास्त करता है तो उसमें ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर की जांच, मतलब कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच होनी है। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना के शब्द है। जजमेंट में आप जाइए, पेज नंबर 37 पैराग्राफ नंबर 76B में लिखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, चुनाव आयोग को यह आदेश दिया, इसकी जांच कैसी करेंगे उसके लिए आप स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाए, मतलब कोई नियमावली बनाए जिसके तहत आप इसकी जांच करेंगे। चुनाव आयोग ने 1 जून 2024 को इसका एसओपी जारी किया, ईवीएम जांच का एसओपी जारी किया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो माइक्रो कंट्रोल की जांच के निर्देश दिए गए उसको नजरअंदाज, उसको बेदखल कर दिया। उस एसओपी में जो टेस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए चुनाव आयोग को करने के लिए, वो टेस्ट ही हटा दिया। उसके बाद में जब मैंने ये बात हरियाणा और महाराष्ट्र के उम्मीदवारों को मैंने बताया कि ऐसा चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, इसको आप चैलेंज कीजिए, तो हरियाणा के करण दलाल जी, सर्वमित्र जी और महाराष्ट्र के गोपाल दास अग्रवाल जी, तीनों कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने इसे चैलेंज किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को चुनाव आयोग ने उल्लंघन किया, इसकी हम जांच पड़ताल करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत चुनाव आयोग को तलब कर दिया। चुनाव आयोग ने मान लिया कि हमने गलती की है। राजशेखर राव जी, यहाँ पर बीच में हम आपको रोकेंगे। एक और बात का आपने जिक्र किया था कि चुनाव आयोग जो है, अगर कोई आपत्ति किसी को दाखिल करनी हो उसके काउंटिंग से रिलेटेड, तो 7 दिन का वक्त देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही थी कि आप 7 दिन के अंदर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको घटाकर 6 दिन का कर दिया है। जी, मैं उसके ये माइक्रो कंट्रोल होने के बाद में एक 4-5 और मुद्दे हैं। हमसे साफ नजर आता है कि चुनाव आयोग धांधली करने वालों के साथ मिला जुला है और उसमें देशद्रोह का बराबर का हिस्सेदार है। एक के बाद एक मैं आपको समझा देता हूं। तो ये माइक्रो कंट्रोल की जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पिछला वाला जो एसओपी दिया उसमें तो हमने जिक्र नहीं किया, हमारी गलती हो गई, आने वाले जो एसओपी है उसमें हम शरीक कर देंगे। एक नया एसओपी जारी किया गया 17 जून 2025 को, मतलब 1 साल बाद। उसमें भी उन्होंने माइक्रो कंट्रोलर की जांच को हटाकर सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम से एक और टेस्ट लगा दिया। यह सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है आपको बता दें कि ईवीएम में 3 पुर्जे होते हैं, कंट्रोल यूनिट जो बाहर रहता है और बॉक्स के अंदर, मतलब वोटिंग जहां करते हैं वहां पर एक बटन दबाने वाला होता है, उसके हम बैलेट यूनिट बोलते हैं, और बाजू जो पर्ची छपती है उसको वीवीपैट बोलते हैं। तीनों का अगर कनेक्शन आपस में जुड़ जाए, मतलब वायरिंग सही से जुड़ जाए, उसे कहते हैं सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट। मतलब तीनों के जो भी पार्ट है उनको जो कनेक्शन दिया गया है आपस में सही सलामत जुड़ गए, इसका कंफर्मेशन करता है सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट। वो माइक्रो कंट्रोल का जांच नहीं है। पहला जो एसओपी में कहा गया माइक्रो कंट्रोल जांच करना है, उसमें हटा दिया। जब वो पूछा गया कि आप क्यों हटा दिए गए तो उन्होंने माइक्रो कंट्रोलर की जांच के बदले में सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट बताया। अरे चुनाव आयोग को ऐसा क्या डर है माइक्रो कंट्रोलर की जांच करने में? आपको बता देते हैं। माइक्रो कंट्रोलर की जांच का मतलब है माइक्रो कंट्रोलर को किस तरह के आदेश दिए गए। मान लीजिए अगर वोटर जो है जाके पंजे का बटन दबाता है या साइकिल का दबाता है, नहीं तो लालटेन का दबाता है, वो उस पार्टी को ही जा रहा है या किसी कमल को जा रहा है, ये आदेश कैसे दिए गए ये माइक्रो कंट्रोल की जांच में मालूम हो जाता है, वो सामने आ जाता है। अगर कोई धांधली की गई तो माइक्रो कंट्रोलर टेस्ट में जो है, जो बटन दबाया गया उसी के खाते में वोट जा रहा है या किसी और के खाते में जा रहा है, ये पर्दाफाश हो जाएगा। इसीलिए शायद चुनाव आयोग ये माइक्रो कंट्रोलर जांच से बचना चाहता है। तो हम पहली बात तो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कह रहे हैं कि आप जो है इन सभी के, बिहार के जो है सभी ईवीएम के माइक्रो कंट्रोल की जांच के लिए हमें आदेश दे। ये तो पहली बात। अब पहली जब एसओपी में इन्होंने माइक्रो कंट्रोलर को हटा दिया तो पूछा गया कि आप किस तरह करेंगे। चुनाव सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपको माइक्रो कंट्रोलर टेस्ट करना है, तो ईवीएम की जांच माइक्रो कंट्रोलर टेस्ट हटा के उन्होंने
मॉक पोलिंग करके एक नया टेस्ट लेके आया, जिसके तहत उम्मीदवार को जिस ईवीएम पे शक है वो ईवीएम को खोल के उसका डाटा डिलीट करने के बाद में उसमें जो है दोबारा मॉक पोलिंग मतलब झूठ मूठ का पोलिंग किया जाएगा, और उस झूठ मूठ में पोलिंग में ईवीएम के पर्चे और वीवीपैट को दोनों के मिलान करके आपको दर्शाया जाएगा कि गड़बड़ी है या नहीं। लेकिन यहां भी चुनाव आयोग की मक्कारी देखिए, ये तो देशद्रोह है। और मैं कहता हूं चुनाव आयोग जो कर रहा है ना, पार्लियामेंट में जो हमला हुआ है उससे 100 गुना ज्यादा गुनाह है ये। हमारे लोकतंत्र पर, हमारे संविधान पर हमला है चुनाव आयोग द्वारा। उन्होंने मॉक पोलिंग टेस्ट में क्या किया आपको बता दें। मॉक पोलिंग के दौरान जो उम्मीदवार चुनाव में लड़ा है उसका नाम नहीं होगा, उसका पार्टी का नाम नहीं होगा, उसका चुनाव चिन्ह नहीं होगा। इसके साथ वो मॉक पोलिंग करने का प्रस्ताव रखे थे 2024 के एसओपी में। मतलब अगर ईवीएम को ऐसा कोई आदेश दिया गया कि आपको पंजे का बटन कमल को देना है और या साइकिल का या तीर का बटन उसको देना है, तो ये चुनाव चिन्ह से जिनसे चुनाव हुआ है वो चुनाव चिन्ह ही नहीं रहेंगे। कुत्ता, पिल्ली, ये ऐसे कुछ नाम से रहेंगे, जिसके जब वो डमी के साथ आप मॉक पोलिंग करेंगे तो धांधली पकड़ी नहीं जाएगी। साफ साफ नजर आता है चुनाव आयोग ईवीएम से हो रही धांधली को छुपाना चाहता है और धांधली करने वालों को संपूर्ण मदद दे रहा है। तीसरी बात आपने उठाई। शेखर राव जी, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव के अगर हम नतीजे देखें तो बिहार चुनाव में जिस तरीके से ये तमाम चीजें होती हैं, रिजल्ट सामने आता है और उसके बाद ये खबर उठती है ईवीएम को लेकर के, और इसके साथ साथ एसआईआर पर भी आता है। लेकिन मेन बात जो है, ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई साफ तौर पर जवाब नहीं दे रहा है। आपके इस लेटर के बाद आपने 5 पन्नों का लेटर लिखा है, हमने वो भी देखा, उसको पढ़ा, अच्छे से समझा। तो उस लेटर के बाद क्या किसी हरकत में आया है चुनाव आयोग, या फिर अब इस मामले को लेकर आप कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में आपने लिख दिया है, तो क्या कुछ होने वाला है? जी, चुनाव आयोग तो हरकत में नहीं आया, क्योंकि आपने इससे पहले एक और मुद्दा उठाया, उसका भी हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ईवीएम जांच के लिए 7 दिन का समय है जांच करने के लिए। अब मान लीजिए बिहार में 14 तारीख को परिणाम आए, 14 तारीख को परिणाम आने के बाद में 7 दिन का समय, मतलब 21 तारीख तक आपका समय है। हरियाणा में क्या हुआ, 8 अक्टूबर को परिणाम आए, 15 तक उसको ईवीएम जांच के लिए दरख्वास्त का समय था। मैंने वहां के हरियाणा के पीसीसी अध्यक्ष उदयभान जी से किसी ने आप जैसे पत्रकार से रिक्वेस्ट करके उनसे कहा कि आप सारे हारे हुए उम्मीदवारों को ईवीएम जांच के लिए दरख्वास्त करने के एक नोटिस जारी किया। तो उन्होंने 14 अक्टूबर को नोटिस जारी किया। 15 अक्टूबर को हरियाणा में करीब करीब 3 दर्जन उम्मीदवार ईवीएम जांच के लिए करने के लिए वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद चुनाव आयोग कहता है कि हमारे टाइमलाइन के हिसाब से आपका समय खत्म हो गया। उन्होंने पूछा 7 दिन का मतलब है 8 तारीख को चुनाव परिणाम आए, तो 7 दिन का मतलब है 15 तारीख, आज 15 तारीख है, हम आ गए। तो चुनाव आयोग पता क्या करते हैं, वो 8 तारीख को भी गिनता है। मतलब 8 तारीख को देर शाम 5 बजे तक वो चुनाव आयोग ये घोषणा नहीं करता कि दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है। दूसरे और तीसरे स्थान पर अगर आप शाम को कर रहे हैं तो वो उस गिनती वाले डेट को आप कैसे पकड़ते हैं। मतलब किसी ना किसी तरह आप जो ईवीएम जांच के लिए जो भी दरख्वास्त कर रहे हैं उनके कोशिशों पर आप बाधा डालना चाहते हैं। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दूसरे और तीसरे स्थान में जो भी उम्मीदवार है उनको 5% ईवीएम जांच के लिए अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया तीसरे और दूसरे नंबर पर जो भी उम्मीदवार है। लेकिन चुनाव आयोग बीच में फिर से दोबारा टांग अड़ाता है, कहता है अगर दूसरा और तीसरा उम्मीदवार दोनों अप्लाई करे तो 5-10% के बजाय हम केवल 2.5% देंगे। अरे भाई, जितना ज्यादा ईवीएम जांच करे और आप जितने ज्यादा ईवीएम निष्पक्ष साबित हो गए, स्वच्छ साबित हो गए, आपके क्रेडिट है ना, आप उसको क्यों घटाना चाहते हैं? घटाकर आप किसी ना किसी तरह ईवीएम जांच में बाधाएं डालना चाहते हैं। एक और बात आपको बता दें, चुनाव लड़ने के लिए 10,000, ईवीएम जांच के लिए एक पोलिंग बूथ का 47,200, पूरे क्षेत्र चुनाव लड़ने के लिए 10,000, ईवीएम जांच करने के लिए 47,200। इन सबको हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा और कहा कि पहले जो ईवीएम जो है वो सारे ईवीएम बिहार के जो है
आप अपने संरक्षण में ले ले और इनकी निगरानी जो है सेना को सौंप दे, प्रदेश सरकार नहीं, केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं, जो अमित शाह के नीचे काम करते हैं। हम विनती करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, यह सेना को सौंपा जाए, क्योंकि यही तो सबूत है। इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वही तो सबूत है। अगर जब ये वापस चुनाव आयोग के पास गोदाम में चले जाएंगे, सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। तो इसलिए हमने एक विनती की है कि हर एक नागरिक, बिहार का ही नहीं, देश का हर एक नागरिक जो है, हमने जो पत्र लिखा वो पत्र लिखें। उस पत्र का अगर नकल चाहिए तो हमारे ईमेल पर भेज दीजिए। हम मेरा ईमेल दे देता हूं। मेरा ईमेल है DICSOOCHI@gmail.com। आपको मैं नकल भेज दूंगा। वो 5 पन्नों पर आप साइन करेंगे हर एक पेज पर, और आखिरी पेज पर अपना नाम, पता, आधार कार्ड के आखिरी 4 अंक, पूरा 12 नहीं, आखिरी 4 अंक लिखेंगे, और जो है आपका फोन नंबर लिखेंगे। इस लिफाफे में बंद करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आप भेज देंगे स्पीड पोस्ट के जरिए। अगर आप स्पीड पोस्ट भेज रहे हैं, एक सेकंड, अगर आप स्पीड पोस्ट के सामने खड़े हैं तो आप वो लिफाफे के साथ अपना एक सेल्फी लीजिए, या अगर 10-12 लोग हैं तो एक वीडियो बनाइए कि हम ईवीएम की जांच के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लिख रहे हैं। वो वीडियो आप सोशल मीडिया पे चलाएं, ताकि बिहार के हर कोने में पहुंचे, देश के हर कोने में पहुंचे, और आपके वीडियो से हर एक वोटर देश का प्रोत्साहित होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लिखेगा, ताकि ईवीएम की जांच हो। क्योंकि आज का जो देश है, समय है, 5G का समय है, लोग जो है सड़कों पे उतर के लड़ाई लड़ने के शायद मूड में नहीं है, या ना तो उनके पास उतना समय होगा। विपक्ष, जैसे आपने लोगों का जिक्र किया, तो क्या आपने विपक्ष के लोगों से यही सेम चीज कही है कि वो भी ऐसा करें, लेटर वगैरह लिखें और सुप्रीम कोर्ट को भेजें, या फिर विपक्ष के लोग तो सड़कों पर उतर सकते हैं? जी जी जी, एक बात है, जब भी विपक्ष जो है चुनाव आयोग के ऊपर या ईवीएम के ऊपर सवाल उठाता है, चुनाव आयोग का एक ही उसका समाधान होता है, क्योंकि वो लोग हार गए, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में वो बात कर रहे हैं। ईवीएम में कोई धांधली नहीं। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हारे हुए पार्टी को शिकायत है, लेकिन जनता को शिकायत नहीं है, इसलिए जनता को शिकायत करना चाहिए। इस पूरे अभियान का प्राइम मोटिव क्या है कि वोटर की नुकसान हो रही है, वोटर की वोट चोरी हो रही है, इसलिए वोटर को जो है अपना असंतोष जताना है। सड़कों पे नहीं आ सकते तो डाकघर जाइए, स्पीड पोस्ट कीजिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को गुजारिश कीजिए कि देश की संविधान को बचाए, लोकतंत्र को बचाए, चुनाव तंत्र को बचाए, और न्यायपालिका को भी बचाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो राजशेखर राव जी, आपने, जैसे कि हमने देखा, आपने 5 पन्नों का एक लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट से, जो है लगातार आपने हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही चुनाव में, और उसके बाद बिहार चुनाव में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को और खास तौर पर ईवीएम को लेकर अपील की है कि ईवीएम की जो जांच है वो की जाए। और इसको लेकर हमने बिहार चुनाव में क्या असर पड़ेगा, बिहार चुनाव के रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा, हमने विस्तार से बात की है, जो कि तमाम चीजें राजशेखर राव जी ने भी हमें समझाई है। उम्मीद करते हैं कि उनकी बात जो है वो जन जन तक पहुंचेगी, और वो जैसा चाहते हैं कि लोग जो है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दें, वो भी होगा। बहुत शुक्रिया राजशेखर राव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जो जानकारी है। जी, एक आखिरी शब्द कह देता हूँ जी। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि न केवल बिहार के, हर राज्य के, क्योंकि ये सबूत तो आज बिहार में ही मौजूद है, कल आपके बंगाल में होना है, फिर उत्तर प्रदेश में होना है, तमिलनाडु में होना है, पंजाब, हर जगह होना है। तो आज ही सबूत बिहार में मिल जाएंगे, तो ईवीएम के खिलाफ ये एक बड़ा सबूत होगा, और बैलेट पेपर के प्रति एक बड़ा कदम होगा। एक और बात, जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश नहीं देता ईवीएम के माइक्रो कंट्रोल की जांच तक, तब तक आप पत्र लिखना जारी रखिए। चाहे सरकार, राष्ट्र सरकार या राज्य सरकार जितना भी आपके ऊपर दबाव बनाए, आप पत्र लिखना जारी रखिए, जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस जांच के लिए आदेश नहीं दे देता। धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।